हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गणेश कर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां देख लिया था। आज हम उनके आगे के शक्तियों के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यायिक शक्तियां, हम क्या पढ़ेंगे? न्यायिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत राष्ट्र न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया, यानी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया। जैसे हम जानते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका और विधायिका ये हमारे सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। पहला जो राष्ट्रपति का होगा न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत शक्ति जो दी गई है, क्षमादान की शक्तियां। यानी कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी प्रकार के अपराध हो तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि अनुच्छेद 72 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति क्षमादान करने का पावर रखता है, ठीक है। ये हमारा अनुच्छेद 72 में बताया गया। इसके तहत संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध से, यानी कि संघ यानी कि जो संसद द्वारा या फिर देश के विधि के द्वारा अगर कोई विरुद्ध अपराध करता है तो उस पर वो क्षमा कर सकता है। दूसरा, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, यानी कि सैन्य न्यायालय द्वारा जो दंड दिए जाते हैं उस पर भी राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। यानी तीसरा जो पॉइंट है हमारा, अगर राष्ट्रपति तब माफ कर सकता है अगर कोई अपराध किया है, अगर उसको मृत्युदंड दिया जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति मृत्युदंड को कम कर सकता है, यानी कि उसको मृत्युदंड से आगे जो होगा आजीवन कारावास होगा उसमें बदल सकता है। तीसरा है वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी कि राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको नियुक्त करने का अधिकार रखता है। किसके अंतर्गत? न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत। दूसरा है वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। यानी कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमें कोई कानून या विधि या किसी प्रकार से अगर जानकारी लेना हो या मदद लेना हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से वो ले सकता है, लेकिन वो अगर सजेशन देते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की इस पर ये करना चाहिए तो वो बाध्यकारी नहीं होगा, यानी कि राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा वह किसी अपराध के लिए दोषित किसी व्यक्ति के लिए दंड आदेश को निलंबित या माफ कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है और उसको कोई सजा दी गई है तो उस स्थिति में वो दोषित व्यक्ति को दंडादेश, यानी कि जो दंड के आदेश दिए गए हैं तो उस पर माफ कर सकता है और निलंबन यानी कि उसको रोक भी सकता है और साथ में माफ भी कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो चाहे तो जो व्यक्ति को दंड दिया गया उस पर माफ ही कर सकता है, यानी कि माफ कर सकता है, साथ में परिवर्तित कर सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है और राष्ट्रपति चाहे तो उसको आजीवन कारावास या 10 साल या 20 साल के कारावास में परिवर्तित कर सकता है। ये राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत पावर दी गई है। दंड में क्षमादान, प्राणदान, स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। यानी कि इसमें क्या है, अगर दंड में क्षमादान यानी कि अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से अपराध करता है तो उसमें वो माफ भी कर सकता है। प्राण दंड यानी कि अगर किसी को मृत्युदंड दिया जाता है उसी स्थिति में भी वो माफ कर सकता है। दूसरी स्थगत यानी कि उसको रोक भी सकता है। राहत यानी कि अगर कोई अपराध किया तो उस पर छुटकारा भी राष्ट्रपति दे सकता है, साथ साथ में माफी भी प्रदान कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि हम जानते हैं भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो देशों के मंचों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि हम जैसे कि जानते हैं भारत में जो हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूत उच्चायुक्त को भेजते हैं तथा उनका स्वागत करते हैं। साथ में ही राष्ट्रपति ये भी करता है कि राजदूत होते हैं और उच्चायुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति भी की जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के जितने भी दुनिया में जितने भी देश हैं उनके यहाँ प्रतिनिधित्व किया जाता है तो वो एक राजदूत के द्वारा या उच्चायुक्त के द्वारा किया जाता है। तो इनकी नियुक्ति और उनको भेजता है। और साथ में अगर कोई विदेशी मेहमान आता है, अतिथि आता है भारत में तो उनका स्वागत भी राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से किया जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ना हो तो भी कोई बात नहीं है, दूसरा कोई जो अधिकारी होते हैं उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, यानी कि उनका स्वागत कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा है सैन्य शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां यानी कि सैन्य से जुड़ा हुआ शक्तियां जो दिया गया है वो क्या क्या इसके बाद देखते हैं।
वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता से वह भारत की थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। यानी कि औपचारिक रूप से जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी कि सेनापति होता है। साथ ही वह जो थल सेना, वायु सेना और जल सेना जो है उनके प्रमुख जो होते हैं उनका नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति है। अगर किसी भी प्रकार से दो देशों के बीच अगर युद्ध हो रही है तो उनकी जो समाप्ति भी है वो राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन संसद के अनुमति के अनुसार से। यानी कि अगर जैसे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है तो उनको रोकना हो या फिर समझौता करना हो तो फिर राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब उसको संसद द्वारा अनुमति दी जाती है। आगे हमारा आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां मतलब इमरजेंसी जो हमारा है उसके शक्तियां क्या क्या है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 52 में बताया गया है, अगर दो देशों के बीच या शस्त्र सेनाओं के बीच अगर युद्ध हो जाती है तो इस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 352 में बताया गया है। तीसरा है राष्ट्रपति शासन। हमने आमतौर पर कई बार देखा होगा कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो ये मुख्यतः जो है नॉर्मली है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अनुच्छेद 352 में ये चीजें बताई गई कि राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है। ये कई बार पेपर में आते हैं, ये नॉर्मली आपको याद रखना जरूरी है। कई बार एग्जाम में अनुच्छेद पूछ लेते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकालीन शक्तियां लागू की जा सकती है, तो ये ध्यान रखना आप। तीसरा हमारा वित्तीय आपातकालीन। वित्तीय आपातकालीन अगर पैसे की कमी पड़ जाए तो उसी स्थिति में हम भारत के जो राष्ट्रपति है वो इसको इमरजेंसी के तौर पर लागू कर सकते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 360 में बताया गया है। साथ ही वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां दिया है इसके बारे में देखेंगे। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि वित्तीय शक्तियों के पावर के अंतर्गत, यानी कि वित्तीय शक्तियों में यह बताया गया है कि अगर धन विधेयक, अगर हम जैसे कि जानते हैं कि धन विधेयक जो हमारा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अगर धन विधेयक के बारे में अगर कुछ प्रस्तुत करना है तो राष्ट्रपति को पहले भेजना पड़ता है, यानी कि पूर्व उनसे अनुमति लेने के बाद ही संसद में इसको प्रस्तुत किया जाता है। वह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति ही है जो हमारा बजट हर साल तैयार होता है उनका समक्ष, संसद के समक्ष हमारा राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। यानी कि कोई भी अगर हमें और कुछ पैसे चाहिए या फिर अनुदान चाहिए तो राष्ट्रपति से अनुमति के बाद ही वो दिया जाता है। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। यानी कि अगर कोई इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए वो राशि है, अगर पैसे हैं तो उनको भुगतान कर सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसको किया जा सकता है। वह राज्य और केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति को एक पावर है कि अगर राज्य और केंद्र के बीच अगर राजस्व के बंटवारे के लिए व्यवस्था करना है तो राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्ति कर सकता है। ये जितने भी पॉइंट है कई बार ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।